मैं टाटा मोटर्स के स्टॉक को देख रही थी एक बार। अब 6% ये स्टॉक नीचे आ चुका है। यूबीएस की जिस तरीके से नेगेटिव रिपोर्ट आई है कंपनी पर, और बीएनडब्ल्यू का गाइडेंस कट करना, ये टाटा मोटर्स को कुछ ज़्यादा ही पनिश कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि करीब 6% नीचे ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। जतिन जी, आपसे समझना चाहेंगे टाटा मोटर्स में और कितना डाउनसाइड देख रहे हैं आप? देखिए टाटा मोटर्स में जो आज का फॉल आया है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अगर जो थोड़ा भी मामूली पुल बैक आता है, तो भी इसमें ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा टिल द लेवल्स ऑफ 940। 940 पे अगेन 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स को टेस्ट करने के लिए ये स्टॉक जा रहा है। हमें लगता है कि 940, 930 के लेवल्स पे ये जो करंट फॉल है, वो वहाँ तक रुकना चाहिए। ओके। तो ये है नज़रिया टाटा मोटर्स पर आपके लिए। एक और स्टॉक ऑटो स्पेस है, ऑटो एंसिलरी स्पेस से ही, संवर्धना मदरसन। ये स्टॉक आज 3% नीचे है, क्योंकि बीएमडब्ल्यू ने जो गाइडेंस कटौती की बात की थी उसमें इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इस कंपनी को काफ़ी हिट लग सकता है, क्योंकि ये उनके साथ डील करती है। तो इस वजह से इस खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि संवर्धना मदरसन भी 3% नीचे कारोबार कर रहा है। हमारे साथ हिमांग जानी भी जुड़े हैं। हिमांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। आपसे ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स पर राय लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो खबर आई उस पर भी अपना एनालिसिस बताइए। बीएमडब्ल्यू ने जो गाइडेंस कट की है, टाटा मोटर्स क्यों इतना टूट रहा है, इसका कारण क्या है, और क्या इसका धीरे धीरे आप इफेक्ट बाकी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स में भी आप देख रहे हैं, या सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर टाटा मोटर्स को ही होने की बात की जा रही है? तो क्या वजह इसके पीछे, इस न्यूज़ को आपने कैसे एनालिसिस किया, और ओवरऑल ऑटो सेक्टर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो ऑटो सेक्टर की बात करें तो दो तीन चीजें बहुत ही क्लियर समझ में आ रही है। एक तो ये है कि जो ग्रोथ के जो नंबर्स है वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल है, पर्टिकुलरली पैसेंजर व्हीकल्स, सीवीज, चाहे वो एचसीवी हो या एलसीवी हो, दोनों में ग्रोथ नहीं आ रहा है। खाली टू व्हीलर जो सेगमेंट है वहां पे एक अच्छी ग्रोथ हम देख रहे हैं, चाहे वो टीवीएस हो चाहे बजाज हो। और मुझे लगता है कि अगर ऑटो स्पेस के अंदर आपको निवेश करना हो तो डेफिनेटली टू व्हीलर में ही फोकस करना चाहिए। और हीरो, टीवीएस, बजाज, ये तीनों में हमारा व्यू पॉजिटिव है, बोथ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। और जहां तक कि टाटा मोटर्स की बात है तो क्लियरली एक चीज समझ में आ रही है कि पोस्ट कॉन कॉल मैनेजमेंट ने क्लियरली ये गाइडेंस दी थी कि ये आने वाला क्वार्टर या दो क्वार्टर्स इतने अच्छे नहीं रहेंगे। और अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में भी देखो तो प्राइस कट ले चुके हैं, थोड़ी इन्वेंट्री पाइल अप हो चुकी है अक्रॉस दी प्रोडक्ट्स देते हैं। इवन द लोअर प्राइस पॉइंट पे जो प्रोडक्ट्स है वहां पे भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। फेस्टिव सीजन में अगर ग्रोथ नंबर्स अच्छे नहीं आए और इस तरह की है इशू, तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट आएगा। और ग्लोबली तो डेफिनेटली जेएलआर के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी होती नहीं है, पर डेफिनेटली अगर आप देखें तो जिस तरह के गाइडेंस और आउटलुक आ रहे हैं वहां पे लग रहा है कि थोड़ा सा सबड्यूट रहेगा क्वार्टर। और स्टॉक काफी अच्छा कर चुका है, अगर आप पिछले एक दो महीने को निकाल दे तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि एक करेक्शन का जो दौर है टाटा मोटर्स में जारी रहेगा, उसमें अपने को जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर नया पैसा लगाना है तो डेफिनेटली टू व्हीलर स्पेस में ही फोकस करें, चाहे वो हीरो हो या बजाज हो। व्हीलर स्पेस पर फोकस करिए। हमने तो अभी जो ऑटो बिक्री के नंबर्स आए थे उसमें भी देखा था कि टू व्हीलर कंपनियों के प्रदर्शन अच्छा था, तो उस पर आप नज़र रखिए। और फिलहाल टाटा मोटर्स जैसी कंपनी और पैसेंजर व्हीकल जैसी कंपनी, एक बार ये फेस्टिव सीजन निकल जाने दें, एक दो क्वार्टर के नंबर्स आ जाएं, उसके बाद फिर यहाँ पर कोई व्यू बन सकता है। फिलहाल यहाँ पर कमजोरी ही देखने को मिल रही है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसके आईपीओ को काफी बुलंद रिस्पांस मिला है। आईपीओ अब तक करीब 53 गुना से ज्यादा भर चुका है। डिटेल्स के साथ वरुण मौजूद है। वरुण, बताइए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अब तक किस तरह का रिस्पांस मिला आईपीओ को? डेफिनेटली पूजा, तो काफ़ी तगड़ा रिस्पांस मिला। इनफैक्ट जब मैं लिंक बना रहा था तब करीब 46
टाइम्स के आसपास ये आईपीओ जो है सब्सक्राइब हुआ था और अभी अभी आपने ताज़ा बनाया कि 53 गुना जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्पीड से यह आईपीओ जो है वो लगातार सब्सक्राइब हो रहा है। अगर आप इशू प्राइस देखेंगे तो 66 से 70 रुपीज़ का इशू प्राइस है और करीब 6,500 करोड़ जो है कंपनी पूरे आईपीओ से जुटा रही है। और आईपीओ को रिस्पॉन्स इतना तगड़ा मिला है कि आप देखिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन जो है वो इस कंपनी को इस आईपीओ में मिले हैं। और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन वैल्यू टर्म्स में बात कर रहा हूँ, केवल नायका एक कंपनी थी जिसको करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास के सब्सक्रिप्शन मिले थे। उसके बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस पहला है इनफैक्ट जो बड़े आईपीओस आए हैं उनमें जिसको 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन मिले हैं। तो मुझे लगता है कि शाम होते होते ये आंकड़ा भी जो है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पार कर लेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शंस के लिहाज से भी अब तक का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब आईपीओ है। इसके पहले एलआईसी टाटा टेक थे जिसमें करीब 74 लाख के आसपास के एप्लीकेशंस मिले थे। और इसमें अगर आप देखेंगे यानी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में तो ऑलरेडी 83 लाख एप्लीकेशन से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है इस आईपीओ को मिल चुकी हैं। वहीं सब्सक्रिप्शन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो नायका 81.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, टाटा टेक 69.4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था और इसके बाद जोमेटो था जो कि 38.3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। जो मैं बड़े आईपीओस की बात कर रहा हूँ जिसमें 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कंपनियां जुटा रही हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है अब ऑलमोस्ट तीसरे पायदान पे तो पहुंच चुका है और हो सकता है कि शाम होते होते ये दूसरे पायदान या पहले पायदान पे भी पहुंच जाए। तो तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है और आप देख रहे हैं कि लगातार टिक बाय टिक यानी कि हर मिनट अगर आप देखेंगे तो जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है या फिर जो सब्सक्रिप्शन नंबर्स है वो केवल बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल वरुण, जैसा कि आपने बताया कि हर थोड़ी देर में यहाँ पर नंबर्स में बदलाव हो रहा है। काफ़ी शानदार सब्सक्रिप्शन थोड़ी देर पहले मैं भी देख रही थी तो 49 गुना के आसपास था, लेकिन अब वो 53 गुना हो चुका है। 2020 के बाद सब्सक्रिप्शन के लिहाज से अगर बात करें तो टॉप 5 कंपनियों में शामिल है। और जैसा कि वरुण बता रहे थे कि अगर इस तरह का रिस्पांस मिलता रहा, क्योंकि आखिरी दिन भी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्शन हम देख रहे हैं इस आईपीओ में देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया वरुण आपका ये पूरा डिटेल्स देने के लिए। एक बार हिमांग से राय ले लेते हैं। हिमांग, कितना एक्साइटमेंट है इस आईपीओ को लेकर, आपका क्या एनालिसिस कह रहा है? बजाज फाइनेंस ग्रुप की अगर बात करें, लंबे अंतराल के बाद अब हाउसिंग फाइनेंस कारोबार का आईपीओ लेकर आ रही है, इसको मोनेटाइज करने की कोशिश कर रही है और हर काफ़ी मिलीजुली रिपोर्ट्स इस आईपीओ को लेकर आई भी थी। आपका क्या व्यू बन रहा है इस आईपीओ पर? देखिए, नो डाउट आईपीओ का जो सेंटिमेंट है वो काफी अच्छा है और काफी इश्यूज के पोस्ट लिस्टिंग पे गेन्स भी हुए हैं और जिस तरह का ब्रांड और लेगेसी बजाज हाउसिंग फाइनेंस प्रेजेंट करता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव माहौल है उसके लिए। पर मेरा ये मानना है कि जिस तरह के वैल्यूएशन पे ये कंपनी आज इशू लेके आ रही है उसमें लिस्टिंग में तो अगर मार्केट की सेंटीमेंट अच्छी हुई तो थोड़ा बहुत आपको फायदा हो सकता है अगर आपको अलॉटमेंट हुई तो। अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी भी मुझे लगता है कि जिस तरह का रिस्पॉन्स है उसको देखते हुए थोड़ी सी कम ही होगी, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई थिंक इम्पोर्टेंट बात ये है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का इस तरह का जो रिस्पॉन्स है उसके चलते हुए क्या बाकी की जो लिस्टेड बजाज ग्रुप की कंपनीज है, पर्टिकुलरली बजाज फिनसर्व, बजाज फिनांस या बजाज होल्डिंग, इन कंपनीज में कोई बड़ा री रेटिंग का स्कोप है या नहीं। और हमने देखा कि थोड़ा सा मोमेंटम जरूर से आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स या जो ट्रेडर्स है उनके लिए जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें शायद थोड़ा ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू द आईपीओ मार्केट।